Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज पहले लेक्चर से ज्यादा स्टूडेंट आए हैं, आज ज्वाइन हुए हैं, बहुत अच्छा है ये। आज जो हम टॉपिक देखने जाएंगे उसका नाम है भाषा की विशेषता। पिछला टॉपिक आपको समझ में आ गया? मैंने जैसे भाषा के स्वरूप के बारे में आपको बताया था। Yes, sir. आ गया, ठीक है। तो अगर हो सके तो आपकी वीडियो ऑन करके रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ताकि ये सीधा सीधा संप्रेषण मेरा आपकी ओर हो। अगर किसी का प्रॉब्लम हो तो ही बंद रखिए हो। पिछले लेक्चर में हमने हिंदी भाषा की परिभाषा, भाषा किसे कहा जाता है, और भाषा का स्वरूप और उसका महत्व हमने लेक्चर में देखा। आज हम हिंदी भाषा की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं, जिस मौखिक माध्यम का हम उपयोग करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं, है ना। आज हम भाषा की विशेषताओं के बारे में कहेंगे। भाषा के महत्व के बारे में भी हमने देखा। आज अब कुछ भाषा की विशेषताओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। सब तैयार है ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अगर मेरी ब्रेक हो गई तो बीच में एक तो चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो आप मुझे कह दीजिएगा कि सर आपकी आवाज जो है वह आ नहीं रही है, ठीक है ना। चालू करें? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत से अब एक 10-12 स्टूडेंट आ चुके हैं। अभी शुरू कर देते हैं हम। हाँ, देखिए, भाषा की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं दी जाती है, लेकिन हमें कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करनी है। मैंने कुछ वीडियो में भी आपको विशेषताओं के बारे में चर्चा की आपके साथ। पहली जो विशेषता है भाषा की, कि भाषा यह भाव संप्रेषण का सबसे प्रमुख साधन है, सबसे प्रभावी साधन है। जैसे आप सभी को पता है कि भाषा यह विचारों के आदान प्रदान के काम आती है। हम अपने व्यक्तिगत विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का आधार लेते हैं। हम सार्वजनिक जीवन में जीते समय या हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके, इसलिए हमें जरूरत भाषा की होती है। और उसी क्रम में भाषा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। जैसे मैंने उस दिन बताया आपको कि यदि आप किसी दुकान में जा रहे हो, यदि आप किसी रिक्शे में या किसी गांव में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, हमारा संबंध जब जब लोगों के साथ आ जाता है, तब तक हमारा भाषा के साथ संबंध जुड़ जाता है। इसलिए भाषा ही जो है वो हमें जीवन में सभी प्रकार के एटिकेट्स सिखाती है, हमें सभी प्रकार का हमारा सांस्कृतिक संवर्धन करने का काम, हमें संस्कार देने का काम करती है। भाषा ही है हमें हम समाज में कैसे जिए, हम कैसे बोले, हम कैसे रहे, हम लोगों के उपयोग में कैसे आए, या हम अपने काम कैसे करें, हम कैसे जानकारी इकट्ठा करें, वो समस्त प्रकार के संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन होती है। ये उसकी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब उसकी जो दूसरी विशेषता है, जैसे मैंने कहा था आपको कि भाषा यह अर्जित की जाती है। अर्जित, अर्जित का मतलब जानते हैं आप? सीखना। हाँ हाँ हाँ, सीखना, अर्जन करना, जिसको कहा जाता है अर्जन करना। तो भाषा ये पैतृक संपत्ति नहीं। पैतृक संपत्ति मतलब क्या? जो पिता की ओर से, जो हमारे परपिता की ओर से आती है ना। जैसे हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उनकी जो संपत्ति थी, जो आय थी, मतलब घर बनाया हो या खेती हो, वो उनके जाने के बाद वो हमें मिल जाती है। जैसे उनके पिता, वडिलोपार्जित। हाँ, जिसको कहा जाता है वडिलोपार्जित या पुश्तैनी जिसे कहा जाता है हिंदी में।
तो ये जिस प्रकार से संपत्ति मिल जाती है ना परंपरा से हमें, वैसे परंपरा से भाषा मिल जाती है क्या हमें? नहीं। नहीं मिलती। मतलब हमारे पिता की भाषा हमें बगैर सीखे नहीं आती। चलो भाई, पिता के पास जैसे संपत्ति है वैसे हमारे पास चली आई, इसलिए भाषा भी चली आई हो ये जरूरी नहीं होता है ना। तो भाषा ये पैतृक संपत्ति नहीं होती, भाषा ये अर्जित संपत्ति होती है ना। भाषा का अर्जन करना पड़ता है, भाषा को सीखना पड़ता है। जैसे भाषा को हम सीखते कैसे हैं? तो बचपन में ही जब हम अपने अपने परिवार जन में रहते हैं, हम अपनी माता के संपर्क में सबसे पहले होते हैं, तो माता के संपर्क से भाषा को सीखते हैं। फिर अपने पिता है, भाई है, बहन है, आसपास के लोग या पड़ोसी लोग जो हमारे आसपास इर्द गिर्द होते हैं, उनका हम अनुकरण करते हैं। छोटा बच्चा अनुकरण करता है। जैसे माँ कहती है कि ये प्याला है, तो वो कहती है वो भी कहता है ये प्याला है। ये रोटी है, तो वो भी कहता है ये रोटी है। ये दीवार है, तो उसको कहेगा दीवार है। तो ये पहले बड़ों का अनुकरण करके द्वारा सीखी जाती है, भाषा सीखी जाती है। तो भाषा को प्रयत्न पूर्वक अर्जन करना पड़ता है। जैसे हम मातृभाषा को तो सीख लेते हैं, जैसे हमारी सभी की मातृभाषा मराठी है, किसी की गुजराती या पंजाबी या किसी की हिंदी होगी, लेकिन हम अपने परिवार में बैठकर हम अपने परिवार में रहकर हम अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए ज्यादा श्रम नहीं लगता है हमें, है ना। दूसरी भाषा को सीखते समय हमें परिश्रम करना पड़ता है। जैसे हिंदी हो जो हमारी मातृभाषा नहीं है, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, गुजराती हो, या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, जापानी हो, चीनी हो, ये सभी भाषाएं सीखने के लिए तो हमें श्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो मातृभाषा को हम सहज इर्द गिर्द के लोगों के माध्यम से और अनुकरण के माध्यम से सहज सीख लेते हैं, लेकिन विदेशी और देशी भाषाओं को सीखने के लिए थोड़ा सा श्रम लेना पड़ता है। अर्थात भाषा का अर्जन करना पड़ता है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ये एक उसकी विशेषता है। और एक उसकी विशेषता है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा किसी की प्राइवेट संपत्ति है क्या, व्यक्तिगत संपत्ति है क्या? नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो भाषा वैयक्तिक संपत्ति नहीं, वो समाज की है। समाज ही उसको बनाता है। मतलब भाषा को बनाने का काम कोई ईश्वर नहीं करता है, भाषा को बनाने का काम समाज के द्वारा ही होता है। मतलब भाषा समाज के द्वारा ही बनाई जाती है, समाज के द्वारा ही उपयोग में लाई जाती है, और समाज के द्वारा ही वो कभी कभी समाप्त हो जाती है ना। जैसे देखिए, अगर मराठी भाषा को हम लेते हैं, संपूर्ण महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। मराठी की शब्दावली है, मराठी का साहित्य है, मराठी का व्याकरण है, मराठी का बहुत कुछ हमारा पारंपरिक रूप से मराठी भाषा एक समृद्ध भाषा मानी जाती है, और समाज ने सभी भाषा को स्वीकृत कर लिया है। ये जो सभी शब्दावली है, जैसे कल मैंने यादृच्छिक और रूढ़ शब्दावली के बारे में आपको कहा था, तो ये सभी शब्दावली हमें मराठी में भी मिलती है। लेकिन यदि प्रत्येक बार यदि मुझे लगता है कि एक आध शब्द मुझे मराठी में जचता नहीं है, अच्छा जैसे तांब्या शब्द है, तांब्या है ना, जिसको लोटा हम कहते हैं, तो ये तांब्या शब्द मुझे पसंद नहीं है, उसको निकाल देना चाहिए, ऐसा मुझे अकेले को लगा। आपके अकेले के सोचने से एक शब्द निकल जाएगा क्या? नहीं। नहीं निकल जाएगा, क्योंकि समाज ने उस शब्द को आप स्वीकृत कर लिया है। ऐसे बहुत सी शब्दावली, जैसे मैंने कहा रोटी है, दीवार है, प्याज है, फलों के नाम है, सब्जियों के नाम है, या जो भी नाम, इनको हमने स्वीकार लिया है। एक अकेले व्यक्ति के चाहने से कोई एक शब्द नहीं निकलता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, और कोई एक अकेले व्यक्ति के चाहने से कोई शब्द भी आता नहीं है। समाज ने चाहा कि एक शब्द को निकाल देना चाहिए इस भाषा में से, तो समाज की स्वीकृति होनी चाहिए। समाज ने अगर उस शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया तो बिल्कुल वो निकल जाएगा। अगर समाज ने चाहा कि कोई शब्द आ जाता है उसमें, उसको लेना है, तो बिल्कुल उसमें आ जाएगा। उदाहरण के रूप में मैं कहता हूं, एक संजय दत्त की फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस में, है ना, या
मुझे लगता है गांधीगिरी शब्द है ना कहीं पर, आपने सुना है ना गांधीगिरी शब्द? हाँ यस सर। सर। अच्छा, गांधीगिरी का मतलब क्या है, कोई बताएगा? गांधीगिरी किसको कहा जाता है? बताओ, कोशिश करो। गांधी जी के तत्वों पे चलना। अच्छा, अहिंसा। अहिंसा के मार्ग से चलना। अब पहले ये गांधीगिरी शब्द सबसे पहले वो फिल्म में आया है ना। इसके पहले गांधी तत्वज्ञान, गांधी तत्व, गांधी दर्शन वगैरह उस शब्दावली के वो शब्द प्रयोग होते थे गांधी के अहिंसात्मक विचार के बारे में। लेकिन संजय दत्त ने फिल्म में का एक क्या कह दिया, गांधीगिरी, तो हर जगह पर यह शब्द इतना रूढ़ हो गया कि अभी वो शब्द समाज ने अब स्वीकार कर लिया है ना। हम अपने बोलचाल में भी हमेशा गांधीगिरी शब्द का उपयोग करते हैं, तो समाज ने उस शब्द को स्वीकृत कर लिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा ये एक सामाजिक वस्तु है। भाषा किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, भाषा किसी की व्यक्तिगत संपदा नहीं है। भाषा ये समाज की वस्तु है, समाज के द्वारा इसे बनाया जाता है और समाज ही उसको बनाता है। और समाज ही ने चाहा कि अगर भाषा बिगड़ जाए तो बिगड़ जाती है, समाज ही ने चाहा कि भाषा समृद्ध हो जाए तो समृद्ध बनती है। तो ये सभी प्रकार जो है वो हम जानते हैं कि वो सामाजिक वस्तु के कारण। तो हमने अभी तक तीन विशेषताएं देखी। एक, भाषा यह संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है ना। दूसरी, भाषा ये पैतृक संपत्ति नहीं है, मतलब माता पिता के द्वारा आई हुई या अनायास मिली हुई या पुश्तैनी मिली हुई संपत्ति नहीं है, उसका अर्जन हमें करना पड़ता है, उसको अर्जित हमें करना पड़ता है ना। अगर एक बात मैं और भी उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मैंने मेरे इसमें भी दी उदाहरण दिए, अगर वो पुश्तैनी संपत्ति होती, अगर वो अर्जित नहीं करनी पड़ती तो क्या होता। जैसे मान लोगों की मान वैसे मैंने आपको कहा था कि एक छोटा सा बच्चा अगर जन्म लेता है और उसे जन्म लेते ही मान लीजिएगा 1 आध 2 साल में हम कहीं जापान में छोड़ देते हैं, तो वो महाराष्ट्रियन बच्चा जापानी बोलेगा या महाराष्ट्र मराठी बोलेगा? जापानी। जापानी। मराठी। मराठी कैसे जापानी। बोलेगा? जापानी बोलेगा वो। जापानी। हाँ, जिसे जहां छोड़ दो, चाहे उसको जर्मन में छोड़ दिया तो जर्मन बोलेगा, रूस में छोड़ दिया तो रूसी बोलेगा, ये जंगल में छोड़ दिया जाए तो जानवरों की भाषा वो बोलेगा या समझेगा, वो हमारी भाषा नहीं समझेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि भाषा ये आसपास के लोगों के द्वारा ही सीखी जाती है। हम किस परिवार में जन्म लेते हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम कौन से राष्ट्र में जन्म लेते हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम कौन से भाषा भाषी परिवार में जन्म लेते हैं उससे कोई मतलब नहीं। अगर किसी तमिली फैमिली में जन्मा हुआ बच्चा मराठी फैमिली में बढ़ता पलता है, वो कौन सी भाषा बोलेगा? मराठी। मराठी बोलेगा स्वाभाविक। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वो पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि वो अर्जित संपत्ति है, और भाषा एक सामाजिक वस्तु है, यह भी हमने देखा था। अब एक उसकी विशेषता है कि भाषा ये परंपरागत वस्तु है। भाषा कहीं आज जन्मी नहीं है, यह भाषा का इतिहास सालों पुराना है, हजारों साल पुराना है। तो परंपरा से चली आई हुई भाषा है। आज हम मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। आज की जो मराठी है वह हजारों साल पहले की मराठी नहीं है। हजारों साल पहले आज की मराठी का जन्म हुआ था। आज की मराठी का जन्म कब हुआ था? तो हम मानते हैं कि इस मराठी का जन्म 700-800 शती से लेकर, मतलब 700-800 ईस्वी सन से लेकर आज तक यदि हम देखते तो 1500-1000 साल, 1200 साल पुरानी मराठी की परंपरा है, हिंदी की परंपरा है। तो आज जिस प्रकार से हम मराठी बोल रहे हैं वो मराठी उस समय नहीं बोली जाती थी, उस समय उसका स्वरूप अलग था, आज उसका स्वरूप अलग है। अभी और 1000 साल के बाद मराठी का स्वरूप अलग होगा। तात्पर्य क्या है कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, भाषा बनती है, बिगड़ती है, चलती है। जैसे सबसे आरंभ में हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती है ना, तो संस्कृत भाषा ये भारत की सभी आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है, मतलब सभी भाषा की वो माँ है। उसी की पेट से
मराठी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, तो ये सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है आरंभिक रूप में। लेकिन आज संस्कृत भाषा को हम मृत भाषा कहते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा आज लोगों केवल पोथी पुराणों में बंधी हुई है। आज बोलचाल के रूप में संस्कृत का उपयोग होता है क्या? तो क्वचित अपवादात्मक जगह पर होता है, लेकिन बाकी हम पोथी पुराणों में ही संस्कृत पढ़ते हैं। वो कोई सामान्य लोगों की बोलचाल के रूप में नहीं बोलते। तो संस्कृत यह भाषा का आरंभिक रूप है। संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद पाली, उसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ये 13 आधुनिक आर्य भाषाएं, इनका जन्म 1000 ईस्वी सन के आसपास हुआ था। मराठी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, सिंधी, लेहंदा, पंजाबी, गुजराती, ये सभी 13 भाषाओं का जन्म 1000 ईस्वी सन के आसपास हुआ था। तो प्रत्येक भाषा, इसीलिए कहा जाता है कि भाषा कोई नई बनती नहीं। जैसे मैंने कहा कि अभी मैं एक नई भाषा को लाया हूं, तो ऐसा नहीं होगा। भाषा ये परंपरागत वस्तु है, वह परंपरा से चली आई हुई वस्तु है, और वंश परंपरा से वह आगे बढ़ती चली जाती है। हमारे माता पिता मराठी बोलते थे, इसलिए हम मराठी बोलते हैं। हमारे माता पिता क्या, और माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, इसी तरह से मराठी बोलते चले आ रहे थे, इसलिए हम मराठी बोल रहे हैं। तो भाषा कोई नई वस्तु नहीं होती है, भाषा यह परंपरागत वस्तु होती है। और एक दूसरी विशेषता जैसे मैंने आपको कही थी कि भाषा ये निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा बदलती चली जाती है। भाषा का कोई एक रूप नहीं होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि संस्कृत, पहले जो मराठी हजारों साल बोली जाती थी, वह मराठी आज वैसे नहीं बोली जाती है। वह आज अलग तरीके से बोली जाती है, और हजारों साल के बाद अलग बोली जाएगी। जैसे मराठी के कुछ शब्द उसमें से निकल जाएंगे, कुछ नए शब्द उसमें आ जाएंगे, कुछ व्याकरण बदल जाएगा, कुछ उसके कारक बदल जाएंगे, उसमें आने वाली शब्दावली में, जैसे मैंने कहा था, उदाहरण आपको दिया था, जैसे संस्कृत के व्याकरण में 3 लिंगों की व्यवस्था है, तो हिंदी और मराठी के अलग। अलग अलग भाषा पूरी तरह से परिवर्तनशील होती है, बदलती चली जाती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के समय बोली जाने वाली मराठी और आज की मराठी में तो आपको फर्क बिल्कुल दिखाई देता होगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ते चला जाता है, वह भाषा, नियम ही है कुदरत का कि प्रत्येक वस्तु बदलती चली जाती है। जैसे हम भी हैं, हम एक मनुष्य के रूप में, हम बहुत से विद्यार्थी इसमें साइंस के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं आज जैसे हम दिख रहे हैं, हजारों साल पहले हम ऐसे नहीं दिखते थे। पहले हजारों साल के पहले हमारी शक्ल, जैसे हमने देखा कि बंदर की तरह थी, हमारे शरीर पर बाल थे, हमें एक पूंछ भी थी, और धीरे धीरे कालांतर में हमारे पूंछ झड़ गई, हमारे धीरे धीरे बाल जो है शरीर पर के झड़ गए, और आज हमने ऐसा एक रूप ले लिया है। लेकिन और 1000 साल के बाद, और एक 2 5 10 हजार साल के, लाखों सालों के बाद व्यक्ति और अलग दिखेगा। मतलब जैसे कोई भी चीज एक जैसे नहीं होती है, वैसे भाषा भी हमेशा एक जैसे नहीं होती, वो परिवर्तनशील होती है, निरंतर रूप में वह बदलती चली जाती है। और कभी उसमें से मैंने जैसे कहा कि संस्कृत आज बदलकर ऐसे हो गई। जैसे पुष्प, यह शब्द था, पुष्प जानते हैं ना, पुष्प का मतलब क्या है? फूल। फूल। पुष्प ये शब्द संस्कृत का था, लेकिन यह पुष्प धीरे धीरे बदलकर आज फूल शब्द बन गया है ना। जैसे घोटक शब्द है, घोटक का बदलकर धीरे धीरे घोड़ा बन गया। पर्यंक शब्द है, पर्यंक का धीरे धीरे बदलकर पलंग शब्द बन गया। तो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का धीरे धीरे बदलकर चांद बन गया। ऐसे शब्द परिवर्तित होते चले जाते, बदलते चले जाते। कभी कभी शब्दों के अर्थ भी बदलते चले जाते हैं। केवल शाब्दिक रूप में ही भाषा परिवर्तित नहीं होती है, आर्थिक रूप में भी होती है। जैसे गुरु शब्द है, गुरु, गुरु का मतलब क्या है? गुरु, गुरु, गुरु किसे कहते हैं? शिक्षक सिखाने को। वाले, शिक्षक। हाँ,
शिक्षक को गुरु कहते हैं। लेकिन आपको पता है कभी कभी तो जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को भी गुरु कहते हैं, है ना? गुरु, जैसे भाई शब्द है, ये भाई शब्द का मतलब होता है जैसे भाई बहन, ये रिश्ते का संबंध है हमारा भाई का। लेकिन कभी कभी अंडरवर्ल्ड में ये भाई शब्द का इस्तेमाल होता है, वो भाई बहन वाला भाई नहीं होता है, वो दादा गुंडे वाला में भाई। हाँ हाँ बॉस हाँ, ये शब्दों के दा कभी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो कभी कभी शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, कभी कभी अर्थ रूप में भी, वाक्य रूप में भी, व्याकरण में बहुत से परिवर्तन बिल्कुल होते चले जाते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, भाषा बदलती चली जाती है। भाषा बदलती है इसलिए एक दूसरी उसकी विशेषता है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अंतिम स्वरूप किसका होता है? जो वस्तु बन चुकी है, बनकर समाप्त हो गई, अब बन गई। जैसे कि मैंने ये मोबाइल बना दिया, अब ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, इसके बाद कोई नया प्रोडक्ट आएगा। तो भाषा ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, भाषा ऐसी कोई वस्तु नहीं है, भाषा एक साधन है। और ये साधन जो है कोई अंतिम रूप उसका नहीं होता है, वो बनकर समाप्त नहीं हुई, बनकर पूरी नहीं हो चुकी, उसकी प्रक्रिया निरंतर शुरू है। भाषा एक है, जैसे हिंदी, जैसे मैंने कहा मराठी एक है, लेकिन धीरे धीरे मराठी बदलती चली जाएगी, उसका स्वरूप बदलता चला गया, उसका वाक्य के रूप में, अर्थ के रूप में, शब्द के रूप में, व्याकरण के रूप में, उपसर्ग के रूप में, कारक के रूप में। तो ये स्ट्रक्चर बदलता चला जाएगा उसका। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, वह मृत नहीं होती, मृत नहीं होती, वो मरती नहीं है जब तक कि उसका उपयोग न करेंगे हम। जब तक मराठी भाषिक लोग जीवित है और वो मराठी भाषा का उपयोग करते चले जाएंगे, तब तक मराठी भाषा जीवित रहेगी। जिस दिन लोगों ने मराठी भाषा बोलना बंद कर दिया, मराठी भाषा अपने आप मर जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा को समृद्ध बनाने का, उसको टिका कर रखने का काम प्रत्येक भाषिक लोगों का होता है। मराठी भाषा को विकसित करने का काम मराठी भाषी लोगों का है। इसी तरह की भाषा समृद्ध बनती चली जाती है। तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, तो भाषा ये नित्य नए नए रूप में चली आ जाती है। जैसे मराठी आज है, मराठी ने अनेक शब्दों को स्वीकार कर लिया है, अनेक शब्दों को, अनेक अंग्रेजी शब्दों को स्वीकार कर लिया, उसने देशी शब्द को स्वीकार कर लिया, विदेशी शब्द को स्वीकार कर लिया। जैसे कप्तान शब्द है, आप जानते हैं ना कप्तान, कप्तान का मतलब कैप्टन। जानते हैं, कैप्टन। अब ये कप्तान शब्द जो है ना, वो किस भाषा का है? हिंदी। नहीं, मूलतः ये कप्तान शब्द ये जर्मन भाषा का है। वो आ गया अंग्रेजी में कैप्टन बनकर आ गया, हमारे इधर कप्तान बनकर आ गया। जैसे रिक्शा शब्द है, रिक्शा, रिक्शा शब्द हम जानते हैं ना, रिक्शा। अब ये रिक्शा मूलतः जापानी शब्द है, लेकिन जापानी शब्द वो मराठी में भी आ गया रिक्शा बनकर, है ना? ऐसे बहुत से हिंदी के शब्द मराठी में अभी आ गए, कुछ मराठी के शब्द हिंदी में भी चले गए। तो आपसी लेन देन भाषा के स्तर पर सभी भाषाओं में होता है, वो हिंदी मराठी में भी हो गया। तो भाषा ये आदान प्रदान का काम करती है, उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, वो बनती है, बिगड़ती है, चलती है, वो आगे बढ़ती रहेगी, तो उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा की एक और विशेषता है कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, कठिन से सरल। और भाषा बोलने वाला तो व्यक्ति होता है, वो भी क्या करता है, उसका स्वभाव और प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, वो भी कठिन से सरल की ओर जाता है। हम कभी सरल से कठिन की ओर नहीं जाएंगे। जैसे हम देखते हैं हमेशा एक जो मेन रोड होता है ना, उस मेन रोड को छोड़कर कोई लोग पगडंडी बना लेते हैं, शॉर्टकट, है ना, हर जगह पर। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो शॉर्टकट ढूंढता है।
हमारे मोबाइल में भी ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जो शॉर्टकट है, हमारे कंप्यूटर में भी बहुत से ऑप्शन हैं जो शॉर्ट कीज होती है, तो हमेशा सुखदायक लगता है हमें शॉर्ट में करना। वैसे भाषा भी जो होती है वो कठिनता से सरलता की ओर जाती है, बनते समय कठिन हो। एक एक बात समझ लीजिएगा भाषा के बारे में, व्यक्ति इतना आलसी है, अगर उसको कोई कठिन चीज दी जाए तो वह उसको बिल्कुल करेगा नहीं, अगर करेगा भी तो वो अपनी तरीके से करेगा, सहज रूप में उसको करेगा अपनी तरीके से, कोई भी कठिन चीज हो वो उस तरह से करेगा नहीं। जैसे कोई कठिन शब्दावली हो उस शब्द का प्रयोग करेगा, जैसे एकेडमी शब्द है, जानते हैं ना एकेडमी, ये अंग्रेजी एकेडमी शब्द का हमने अकादमी बना लिया है ना, अकादमी, इसको हम मराठी में अकादमी कहते हैं। उसी तरह हॉस्पिटल शब्द है, हॉस्पिटल अंग्रेजी शब्द है, उच्चारण में कठिन लगता है हॉस्पिटल, हमने उसको क्या बनाया, अस्पताल। अस्पताल बना दिया है ना। तो हॉस्पिटल का अस्पताल। जैसे सप्ताह शब्द है, सप्ताह, उसको क्या बनाया हमने, साप्ताहिक। सप्ताह शब्द है तो उसको हमने हफ्ता बना दिया, एक हफ्ता दो हफ्ता है ना। एक्चुअल वो हफ्ता शब्द नहीं, वो सप्ताह शब्द है संस्कृत का, लेकिन उसको उस शब्द को हमने अपनी तरीके से बना लिया, हफ्ता शब्द है। उसी तरह प्रत्येक शब्द को जो कठिन शब्द हमें लगता है ना उसको हमने सरल बना दिया। जैसे मैंने आपको कहा गांधी दर्शन कहने के बजाय हमने कह दिया गांधी दर्शन को हमने गांधीगिरी शब्द बना लिया। अब ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी के जमाने में और एसएमएस के जमाने में हम देखते हैं कि सभी शॉर्ट लैंग्वेज आती है, यहां तक कि तो हम एसएमएस में भाषा का प्रयोग करते ही नहीं है। अब तो स्माइली आ गई है ना, जैसे हमें कोई बात अच्छी लगी, इमोजीज। हाँ इमोजीज आ गई है, तो इमोजीज जैसे हमें कभी कोई बात अच्छी लगे तो हम अपना थंब दिखा देते हैं, तालियां भी बजा लेते हैं, किसी का अभिनंदन करना हो तो अभिनंदन लिखने की जहमत उठाते ही नहीं है, हम क्या कर देते हैं, एक फूल का गुच्छा उसको भेज देते, कोई बात को लेकर निराश हो गए तो उस तरह की इमोजी डाल देते, मतलब संकेतों की भाषा भी आ गया उसमें, इतना शॉर्ट, इतना शॉर्टकट हम देख लेते हैं ना। तो भाषा हमेशा, यह भाषा का स्वभाव है कि वो कठिनता से सरलता की ओर चली जाती है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए थे कि जैसे मुखोपाध्याय, इतना बड़ा लंबा सरनेम है ना मुखोपाध्याय, मुखोपाध्याय इतना बड़ा सरनेम अगर किसी का होगा तो हम इतना नहीं करेंगे, हम उसको मुखर्जी, गंगोपाध्याय गांगुली, चट्टोपाध्याय ये चट्टोपाध्याय चटर्जी, तो ऐसे बहुत सी शब्दावली का और शॉर्ट शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा हमेशा, जैसे हम देखते किसी हमारे मित्र का नाम होता है संजू या संजीव, तो हम इसको संजीव नहीं कहते, एक तो संजू कहते हैं या संजा कहते हैं, तो इतना शॉर्ट हम बोलते हैं। कहने का मतलब भाषा का स्वभाव ही है कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर जाती है और वो सरल बनती चली जाती है। एक दूसरी एक विशेषता है कि प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है, उसका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है। जैसे प्रत्येक मराठी है, हिंदी है, गुजराती, बंगाली या जो भी भाषा हम लें, प्रत्येक भाषा का व्याकरण, संरचना का मतलब होता है उसका एक स्ट्रक्चर, उसका एक व्याकरण। तो व्याकरण प्रत्येक भाषा का अलग अलग होता है, जैसे मराठी का अलग है, हिंदी का अलग है, संस्कृत का अलग है, अपना अपना और स्ट्रक्चर के अनुसार भाषा ये स्ट्रक्चर पर आधारित होकर ही बनती है, ऐसा कोई लमसम भाषा नहीं बोली जाती, व्याकरण के आधार पर ही भाषा को बोला जाता है। जैसे देखो हमारे हिंदी में और मराठी में कैसी वाक्य की संरचनाएं देखिएगा, पहले कर्ता होता है, रामाची पत्नी सीता आहे, राम जेवत आहे, कहते हैं ना राम जेवत आहे, इसमें कर्ता पहले है, कर्म है और फिर क्रिया है।
है ना। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अंग्रेजी में क्या है कि उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। इसमें पहले कर्ता आती है, क्रिया आती है, फिर कर्म आ जाता है। तो इस तरह से ये वाक्यगत स्ट्रक्चर बदलता चला जाता है। उसी तरह जैसे संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग थे, तो मराठी में 2 ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसकलिंग मराठी और हिंदी में नहीं। जैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और अनेक वचन, ये 3 प्रकार के वचन थे। तो मराठी और हिंदी में अब एक वचन और अनेक वचन, इतना ही बाकी है। तो वाक्य के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर, शब्द के स्तर पर ये प्रत्येक भाषा का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, संरचना अलग अलग होती है, और उस संरचना के आधार पर ही प्रत्येक भाषा जो है। कोई शंका है क्या सर, आपको? हाँ बोलिए। हाँ, वचन का तीसरा टाइप कौन सा बताए? कौन सा? वचन कौन सा बोला तीसरा? हाँ, एक वचन, द्विवचन और अनेक वचन, है ना, या बहुवचन जिसको कहा जाता है ना। तो अब हमारे मराठी में हिंदी में 2 ही वचन है, एक वचन और अनेक वचन, है ना। तो ये वचन के स्तर पर भी, व्याकरण के स्तर पर भी भाषा की, प्रत्येक भाषा की संरचना, जिसको अंग्रेजी में हम स्ट्रक्चर कहते हैं, तो प्रत्येक भाषा का स्ट्रक्चर यह अलग अलग होता है। और एक महत्वपूर्ण 2 विशेषताएं उसकी, कि प्रत्येक भाषा का इतिहास होता है। जैसे मैंने अभी कहा, कोई भाषा नई नई जन्म नहीं लेती, उसकी एक परंपरा होती है, उसकी एक ऐतिहासिक परंपरा होती है। जैसे मराठी का एक इतिहास है। मराठी का आरंभिक रूप कौन सा था? तो अपभ्रंश था। अपभ्रंश से पहले कौन सा था? तो प्राकृत था। प्राकृत से पहले कौन सा था? तो पाली। संस्कृत। पाली पाली फिर पाली से पहले पाली। कौन सा था? फिर प्रथम प्राकृत था। फिर प्रथम प्राकृत से कौन सा था? फिर संस्कृत था। तो फिर संस्कृत, प्रथम प्राकृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से फिर मराठी का जन्म हुआ। तो ये जो परंपरा है वो मराठी की, हिंदी की भी ऐसी है, गुजराती की भी ऐसी है। प्रत्येक भाषा का एक ऐतिहासिक स्वरूप होता है, और प्रत्येक भाषा उस पीरियड में उसी तरह बोली जाती है। जैसे मैंने कहा कि आज से 500 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के समय बोली जाने वाली मराठी का स्वरूप अलग था, उससे 500 साल पहले अलग था, उससे 500 साल पहले अलग था। इसलिए मराठी को लगभग 2500 साल का इतिहास है, संस्कृत से लेकर अभी तक का। तो एक ऐतिहासिक सीमा प्रत्येक भाषा की होती है, चाहे वो रोमन भाषा लो या जो भी लो, उसकी अंग्रेजी भाषा लो, रूसी लो, पंजाबी लो, जर्मन लो, चीनी लो, जापानी लो, ये प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। उसी तरह प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा भी होती है। प्रत्येक भाषा का अपना अपना एक भूगोल होता है, एक एरिया होता है। जैसे महाराष्ट्र के भूभाग पर मराठी प्रमुख रूप में बोली जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, ये क्षेत्रों में, उत्तरांचल, इस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। गुजरात के क्षेत्र में गुजराती, पंजाब के भू क्षेत्र में पंजाबी, उड़ीसा के भू क्षेत्र में उड़िया। ये भाषाएं प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार बोली जाती है। मतलब प्रत्येक भाषा का अपना एक भूभाग होता है, प्रत्येक भाषा का अपना एक भूभाग होता है, और उस भौगोलिक सीमा होती है। उसी भाषा भाषी लोग जिस भूमि में रहते हैं, वह अपने तरीके से उसको भाषा बोलते हैं। और भाषा के रूप भी अलग अलग होते हैं। एक ही भाषा होती है लेकिन रूप अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, लेकिन यही मराठी औरंगाबाद जिले में अलग, बीड जिले में का शैली अलग, परभणी जिले की शैली अलग, नांदेड़ के अलग, लातूर के अलग, अकोला के अलग, कोल्हापुर के अलग, सोलापुर के अलग। तो अलग अलग तरीके से वो बोली जाती है, एक ही मराठी, लेकिन इसके रूप अलग अलग होते हैं। इस तरह भूभाग भी अलग अलग होते हैं, भौगोलिक सीमा होती है, एक ऐतिहासिक सीमा भी होती है। तो इस तरह से कुछ भाषा की विशेषताएं मैंने आपको बताई। जैसे कि भाषा यह भाव संप्रेषण का प्रमुख साधन है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है,
भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा अत्यंत व्यापक है। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। ये कुछ विशेषताएं आपको बताई। समझ में आ गई आपको भाषा की विशेषताएं? हाँ सर। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं मुझे। किसी को शंका है कोई? नहीं सर। बिल्कुल है। तो इस तरह से आज हमने अभी 1-2 मिनट बाकी है इस लेक्चर के लिए हमारे। अभी भाषा की विशेषता के बारे में देखा। कल उस दिन हमने भाषा के स्वरूप और उसके महत्व के बारे में देखा। आज हमने भाषा की विशेषताओं के बारे में देखा। कल हम और किस नए टॉपिक को लेकर यहाँ पर उपस्थित होंगे। और भी विद्यार्थियों को मैसेज दीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस लेक्चर में आए और इस लेक्चर का लाभ लें। ठीक है, सभी को बातें समझ में आ गई मेरी? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं ना आया? नहीं नहीं। नहीं। अच्छा ठीक है। कल गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये 3 दिन हमारे कंटिन्यू 1 बजे लेक्चर होंगे। कभी एक आध बार कोई प्रॉब्लम आया तो आगे पीछे लेक्चर का टाइमिंग हो सकता है। ठीक है ना? हाँ सर, चलेगा। हाँ, तो 1 बजे हमारा कल फिर से आप यहाँ पर उपस्थित रहे और आप पढ़ो। मैंने आपको कुछ नोट्स भी भेजे हैं, कुछ ग्रंथालय में पुस्तकें भी उपलब्ध है। जब तक कि हमारा रेगुलर चालू नहीं होता तब तक हम प्रयास करेंगे कि ये इस तरह से मैं आपको समझा दूं और अच्छे से अच्छे तरीके से आप तक मेरे भाव पहुंचे, इस तरह की मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है? थैंक यू ठीक है। सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। और भी विद्यार्थियों को कहिएगा ज्वाइन होने के लिए कल। ओके? ओके सर।